वेलकम टू प्राइम आई लर्न क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्राइम आई लर्न क्लासेस प्राइम कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव है जिसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। साथ ही साथ इसमें आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स को एनिमेशंस के थ्रू समझाया जाएगा। इसमें आपको एडिशनल क्विज क्वेश्चंस में मिलता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको एनी टाइम अपने पेज से देख सकते हैं। इसमें आपको रेगुलरली अपडेटेड लेक्चर मिलता है। इस वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है स्टूडेंट्स कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा अपने एग्जाम टाइम पे उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को देखने से पहले रिकमेंडेड है कि आप मेरा ये क्लास 10 केमिस्ट्री ट्यूटोरियल 7 लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस यानी कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं, आप जो है उसको देख लीजिए। इसका जो है डिस्क्रिप्शन आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। इसका जो है लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, रासायनिक समीकरणों को अधिक उपयोगी बनाना। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि रासायनिक समीकरणों की सीमाओं को दूर करने के लिए समीकरण को अधिक आपको जो है उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग आपको अलग अलग स्टेप फॉलो करते हैं और जो रासायनिक समीकरण होता है उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कि हम लोग क्या करते हैं कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो हम लिमिटेशंस पढ़े थे, उसकी सीमा के बारे में पढ़े थे रासायनिक समीकरण का, उसमें हम लोगों ने जो समीकरण लिखा था उसमें अभिकारक या फिर प्रतिफल के भौतिक अवस्था की जानकारी उसमें स्टूडेंट्स नहीं दी गई। ठीक है, तो अब अभिकारक एवं प्रतिफल के भौतिक अवस्था की जानकारी कैसे दी जाएगी, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों या फिर उनके सूत्रों के ठीक आगे कोष्ठ में ठोस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ठोस के लिए स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं F। ठीक है, तथा द्रव के लिए स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं L। फिर गैस के लिए स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं G, तथा जलीय विलयन के लिए स्टूडेंट्स जलीय विलयन, इसके लिए हम लोग सिंबल देते हैं स्टूडेंट्स AQ। ठीक है, AQ। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम समीकरण में इसका उपयोग जो है कैसे करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि देखिए क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, अपने को पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट आपको अपघटित होकर के क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या इस इक्वेशन को देखने से, इस समीकरण को देखने से कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका जो है ठोस है या फिर द्रव है या फिर गैस है, कुछ भी, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जानकारी भर देते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट स्टूडेंट्स ठोस अवस्था में होता है, तो उसको हम लोग कोष्ठ के अंदर में लिखते हैं। आपको ठोस के लिए क्या सिंबल स्टूडेंट्स यूज करना है, ठोस के लिए अपने को यूज करना है F। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर कोष्ठ के अंदर में स्टूडेंट्स F। सिमिलरली आपको कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ठोस होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए भी हम लोग लिखेंगे S। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, गैस है, और गैस के लिए स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, गैस के लिए लिखते हैं G। अब इस समीकरण को देख करके कोई भी आसानी से बता देगा कि इसमें जो अभिकारक आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है या फिर गैस में है, क्योंकि यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन आपको इसमें दे चुके हैं पोस्ट में S लिख करके। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में भी कोई भी बता सकता है कि वो ठोस है
या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर हम लोग जी लिखे हुए हैं इसके आगे कोष्ठ में, तो इसको देख करके कोई भी बता सकता है इसका अवस्था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कि क्या होता है कि जो जिंक है स्टूडेंट्स, जिंक, इस जिंक की अभिक्रिया आपको सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ कराने पर अपने को जिंक सल्फेट ZnSO4 तथा हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर तो इस समीकरण को देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है कि जिंक आपका ठोस है या फिर द्रव है या फिर गैस है, तो इसमें इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं। जिंक आपका सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो F लिख देंगे। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन यूज होता है स्टूडेंट, तो जलीय विलयन के लिए क्या सिंबल होता है स्टूडेंट, एक Q होता है, तो यहाँ पर हम लोग H2SO4 के आगे क्या लिख देंगे, एक Q। ठीक है, फिर जो जिंक सल्फेट बनता है, तो जिंक सल्फेट किस अवस्था में होता है, जिंक सल्फेट भी आपको जलीय विलयन के रूप में ही मिलता है, तथा हाइड्रोजन आपका क्या है स्टूडेंट्स, गैस है, तो हाइड्रोजन के आगे हम क्या लिख देते हैं, जी। इस तरह से इस समीकरण को देख करके कोई भी बता देगा कि जिंक यहाँ पर सॉलिड अवस्था में यानी कि ठोस रूप में है। ठीक है, तथा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका यहाँ पर जलीय विलयन लिया गया है, तथा अभिक्रिया के पश्चात जो जिंक सल्फेट होता है वो जलीय विलयन के रूप में मिलता है, तथा हाइड्रोजन गैस, तथा हाइड्रोजन आपको गैसीय रूप में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग रासायनिक समीकरण में वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या फिर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, इसकी भी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या फिर अवशोषित ऊष्मा की जानकारी जो है एक तरीका है उसका, जिसके द्वारा हम लोग दे सकते हैं, उसी तरीके के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। ठीक है, तथा जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है उसके लिए हम लोग समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जब आपका ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस ऊष्मा लिखेंगे स्टूडेंट्स। यानी कि इसके लिए लिखेंगे प्लस ऊष्मा। तो प्लस ऊष्मा स्टूडेंट्स हम कैसे लिखते हैं इसको देख लेते हैं। प्लस ऊष्मा, और ये जो प्लस ऊष्मा स्टूडेंट्स लिखेंगे इसको हम लोग किधर लिखेंगे, ये हम लिखेंगे समीकरण के दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर। अब देखिए स्टूडेंट, जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो स्टूडेंट्स ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए हम लोग लिखते हैं प्लस ऊष्मा, लेकिन इसको हम लोग किधर लिखते हैं, समीकरण के बाईं ओर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसके लिए प्रत्येक के लिए ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी दोनों के लिए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग कार्बन को स्टूडेंट्स जलाते हैं वायु की उपस्थिति में, तो क्या होता है, वो जल करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तथा जलाने पर आपको क्या होता है, थोड़ा सा हीट निकलता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, कार्बन आपको जो है जल करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में देगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, साथ ही साथ इसमें क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है, ऊष्मा इसमें आपको निकलता है, तो मतलब ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये हो गया आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस ऊष्मा लिखते हैं, किस साइड में, समीकरण के दाएं साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, समीकरण के दाएं साइड में लिखेंगे स्टूडेंट्स प्लस ऊष्मा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि
ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस दूसरे एग्जाम्पल में स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए क्या होता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में स्टूडेंट्स अभिक्रिया होने पर, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पर बनता है अपने को NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब देखिए इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में जो अभिक्रिया होता है, इसके लिए आपको हीट देना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2NO हम लोग लिखेंगे, तो ये सब का सब बैलेंस हो गया। अब देखिए इसमें चूंकि ऊष्मा लग रहा है, ऊष्मा लग रहा है तो किस टाइप का अभिक्रिया हो गया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया स्टूडेंट्स हो गया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए हम लोग प्लस ऊष्मा किधर लिखते हैं? समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे? प्लस ऊष्मा, ठीक है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इस टाइप का कभी भी आपको मिले कि अगर स्टूडेंट्स अगर प्लस ऊष्मा अपने को अगर समीकरण के दाईं साइड में कहीं भी अगर दिखे तो हम सीधा समझेंगे कि ये अभिक्रिया आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तथा प्लस ऊष्मा अगर समीकरण के बाईं साइड में मिले तो हम लोग उसको समझेंगे कि वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। स्टूडेंट्स जो तीसरी जानकारी हम लोग रासायनिक समीकरण में दे सकते हैं वो है गैस के उत्सर्जन की जानकारी। देखिए कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके फलस्वरूप आपको कोई गैस निकलती है, तो समीकरण में इस गैस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गैस के सूत्र के ठीक बाद में हम लोग एक अपवर्ड एरो यानी कि ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह दे देते हैं, जिससे कि वो बताता है कि आपको गैस उत्सर्जित हो रही है इस अभिक्रिया में। उदाहरण के लिए देखिए क्या होता है कि जब जिंक का अभिक्रिया स्टूडेंट, जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ होती है तो अपने को अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है जिंक सल्फेट, तथा इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है स्टूडेंट्स इस अभिक्रिया के फलस्वरूप। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो आपका गैस है, तो इस गैस को हम लोग कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स? अपवर्ड एरो यानी कि ऊपर की तरफ तीर का निशान। ये ऊपर की तरफ का तीर का निशान ही आपको ये इंडिकेट करेगा, ये बताएगा कि आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रही है। ये जो हाइड्रोजन है आपका गैस है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये बताएगा ये आपका गैस है। अब स्टूडेंट्स जो चौथी जानकारी है वो हम रासायनिक समीकरण में दे सकते हैं, वो है आपको अवक्षेप बनने की जानकारी। अवक्षेप क्या होता है कि आपको अभिक्रिया के पश्चात में एक झाग जैसा पदार्थ बनता है, ठोस पदार्थ रहता है, वो आपको विलयन से पृथक हो जाता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर कोई अवक्षेप जो है बनता है तो हम क्या करते हैं कि उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र के बाद में जो अवक्षेप आपका बना रहता है उसके ठीक बाद में हम लोग तीर का निशान देते हैं, लेकिन इस बार तीर का निशान हम लोग नीचे की तरफ देते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम ऊपर की तरफ दे दिए तो वो गैस को दिखाएगा, तो इसलिए अगर नीचे की तरफ तीर का निशान देते हैं स्टूडेंट्स तो वो बताता है कि वो पदार्थ आपका अवक्षेप है। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि एक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ होती है तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने को सिल्वर क्लोराइड यानी कि
AgCl का अवक्षेप स्टूडेंट्स मिलता है, ठीक है, तथा साथ ही साथ अपने को HNO3 एक दूसरा प्रोडक्ट HNO3 मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या है, अवक्षेप है। तो इस अवक्षेप को हम लोग एक डाउनवर्ड एरो यानी कि नीचे की तरफ तीर के निशान से दिखाते हैं। तो ये नीचे की तरफ तीर का निशान अपने को क्या बताएगा कि जो AgCl है वो क्या है, आपका अवक्षेप है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो चौथी जानकारी हम लोग दे सकते हैं समीकरण में वो ये है कि अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। स्टूडेंट्स, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी से मतलब है कि देखिए क्या होता है कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि एक निश्चित ताप या फिर दाब के ऊपर या फिर नीचे ही होती हैं, या फिर सांद्रण की स्थिति है, या फिर आपको क्या है कि उसके लिए कुछ उत्प्रेरक चाहिए होता है। तो इन सभी को जो है हम लोग रासायनिक समीकरण में इन सारी चीजों को दिखा सकते हैं। उसके लिए एक नियम है। तो इन सभी चीजों को जिनके अंडर में ये हुआ है, अगर ताप या फिर दाब या फिर अगर कोई उत्प्रेरक उसमें उपयुक्त हुआ है, यूज हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो तीर चिन्ह का फॉरवर्ड एरो होता है, आगे की तरफ जो तीर का निशान होता है, उसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर आपका कोई अभिकारक है, ठीक है, तो अभिकारक और प्रतिफल को हम लोग स्टूडेंट कैसे सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, एक तीर चिन्ह के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तीर चिन्ह दे देते हैं। तो मान लीजिए कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई आपका प्रतिफल ये यहाँ पर बनता है। तो लेकिन इस प्रतिफल के बनने के लिए अगर कुछ शर्त है कि इतना टेम्परेचर लगेगा या फिर इतना दाब चाहिए, तो इन सभी को हम लोग किस पे दिखा सकते हैं, इस तीर चिन्ह के ऊपर या फिर नीचे दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ ताप लग रहा है, दाब लग रहा है, अगर कोई उत्प्रेरक है, ठीक है, या फिर कुछ सांद्रण इसको चाहिए, तो इन सभी को जो है हम लोग इस तीर चिन्ह के ऊपर या फिर नीचे दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। जो छठी जानकारी स्टूडेंट्स हम लोग रासायनिक समीकरण में दे सकते हैं वो है कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता से मतलब है स्टूडेंट्स कि अभिक्रिया जो है आपको किस दिशा में हो रही है, ठीक है। कि जनरली आपको अगर दो दिशा में होता है तो हम लोग उसको आपको एक अलग तरह का एरो चिन्ह है, डबल एरो, हाफ हाफ करके ऐसा ऊपर और इधर में दूसरे डायरेक्शन में नीचे, इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, विपरीत दिशाओं में निर्देशित दो चिन्ह जैसा कि हम लोग यहाँ पर दिखाए हुए हैं उसी की तरह देते हैं। अब देखिए जो अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से, तो वो क्या होता है कि वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। तो इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है तो अपने को क्या बनता है, प्रतिफल में अमोनिया बनता है, NH3। अब पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पर सिंगल एरो दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा 3s2 और 2 लगा देते हैं, तो अब ये बैलेंस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये अभिक्रिया चूंकि दोनों डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों दिशाओं में तीर दिखाने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से तीर का उपयोग करते हैं। ये निशान तीर का इस टाइप का निशान बताता है कि जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये 6 जानकारी थी जिसको कि हम लोग रासायनिक समीकरण में दे करके रासायनिक समीकरण को और ज्यादा उपयोगी और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा गैसों के उत्सर्जन तथा अवक्षेप बनने की जानकारी कैसे दी जाती है। स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर जो है क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स इसके आंसर्स के लिए आप यूट्यूब पे ये जो पीले रंग से दिया गया है ये टॉपिक डाल करके आप इसको सर्च कर सकते हैं, या फिर
इसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल से आप इसका आंसर आसानी से जान सकते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग अपने वीडियो के अगले लेक्चर में जानेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि जो आपको संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, वो कैसे होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप जो है इस लेक्चर को मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जो है उस लिंक को क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।